हेलो माय डियरेस्ट फ्यूचर फॉलोवर्स। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी? तो मैं आ गया हूँ आपकी डिमांड पे प्रोजेक्ट रेल का सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए प्रोजेक्ट रेल 2.0 का सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए फिर बिना बिना देरी किए शुरू करते हैं, क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम के पहले बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ही आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए, तो पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? देखिए यहाँ पे सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चंस, तो मैं आपको इंग्लिश में भी लेके चलूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे आराम से देख सके, समझ सके, और उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल, मददगार साबित हो सके। तो निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। यानी मेन एक इकोनॉमी का, इकोनॉमी यानी वो व्यवस्था जो हमें यानी किसी देश में रह रहे लोगों को लिविंग प्रदान करता है, यानी कि नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, वो इकोनॉमी होता है। तो एक इकोनॉमी में मेन समस्या क्या होती है? तो मेनली तीन समस्या होती है। क्या होती है? कितनी समस्या? मेनली तीन समस्या होती है। पहला समस्या होता है वाट टू प्रोड्यूस, है ना। वाट टू प्रोड्यूस होता है, वाट टू प्रोड्यूस, एंड इन वाट क्वांटिटी, यानी कि कितना बनाए और क्या बनाए। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में संसाधन जो है वो सीमित है। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे बनाए, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। और तीसरा जो होता है वो होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए। तो ध्यान रखिएगा, एक अर्थव्यवस्था का, एक इकोनॉमी का तीन मेजर प्रॉब्लम होता है, सेंटर प्रॉब्लम होता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, लेबर से बनवाए, ह्यूमन रिसोर्सेज से बनवाए, कि मशीन से बनवाए, किससे बनवाए। और तीसरा होता है किसके लिए बनाए, अमीरों के लिए बनाए, गरीबों के लिए बनाए, किसके लिए बनाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तीन समस्या होती हैं। तो इसमें क्या बचत हो, क्या उपभोग हो, क्या निवेश हो, ये कोई समस्या नहीं है। किसके लिए उत्पादन हो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज, ये जो है हमारा एक केंद्रीय समस्या है। क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ये तीन समस्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? देखो, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड, लॉ, वस्तु की मांग को क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकती है। अगर मार्केट में जो है किसी सामान का दाम घट जाए तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, या फिर कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा अमीर हो जाए, इनकी कमाई बढ़ जाए, है ना, तो जो है मार्केट में गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि उनसे रिलेटेड जो गुड्स है उनका कीमत कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहा है, उसके वजह से भी जो है वस्तु का मांग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो वस्तु कीमत है, उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तु की कीमत है, साधनों की कीमत नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? साधनों की कीमत। आगे बढ़ते हैं। वस्तु कीमत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत यानी कि कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ सबसे संबंधित गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिलेटेड गुड्स, उपभोक्ता की आय यानी कंज्यूमर का इनकम। क्लियर है? तो किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है? किस अर्थव्यवस्था में? तो अर्थव्यवस्था तीन होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिश्रित इकोनॉमी। तो बाजार के शक्तियों के द्वारा, यानी अर्थव्यवस्था में जो है वो बिजनेसमैन के द्वारा जब बाजार के समाधान किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा अर्थव्यवस्था का, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। और जिस अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट जो है उनका सरकार जो है उस देश का, अगर केंद्रीय समस्या के बारे में सोचता है, समझता है, प्लान बनाता है और उसको प्रॉब्लम को दूर भी करता है, तो वो होता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जहाँ दोनों मिलकर करते हैं वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि वैसा अर्थव्यवस्था जहाँ पे मार्केट के प्रॉब्लम को, इकोनॉमी के प्रॉब्लम को जो है वो आपके बाजार शक्तियों के द्वारा होता है, बिजनेसमैन के द्वारा होता है, तो वहाँ पे पूंजी अर्थव्यवस्था आंसर होगा।
उत्पादना संभावना वक्र। उत्पादना संभावना वक्र का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कहता है कि विवर्तित होने के यानी कि चेंज होने के क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं तकनीकी विकास, अगर टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आएगा तो कहीं ना कहीं गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी क्या बताता है कि दो गुड्स जो है अब वो अगर प्रोडक्शन एक साथ किए जा रहे हैं तो प्रोडक्शन किए जा रहे हैं तो कहता है कि जैसे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा होता है। तो अगर ये कर्व आगे की ओर जा रहा है, दाहिनी ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और प्रोडक्शन 3 कारणों से बढ़ता है ना? या तो आप रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आप तकनीक को बदल रहे हैं, तकनीक को अपग्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन है आपका तकनीकी विकास। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो है मेनली रिसोर्सेज की बातें होती हैं। तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कब होगा? जब तकनीक का विकास होगा और संभावना वक्र कहाँ? दाहिनी ओर जाएगा। अगर तकनीक में विकास नहीं होगा, रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये बाएं ओर आएगा, है ना? बाएं ओर आएगा तो प्रोडक्शन घटेगा, दाहिनी ओर जाएगा यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होना क्या कहलाता है? तकनीक का विकास होना कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के उपभोग में, जब आप एक वस्तु है ना परचेज कर रहे हैं और उससे खरीद रहे हैं, सॉरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो आप एक्स्ट्रा यूनिट जब उससे कंज्यूम करते हैं तो परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा? 0 होगा। मैंने इसका कर्व भी आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, है ना? और आपका जो क्या कहता है सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा? जब कुल उपयोगिता अधिक होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुल उपयोगिता का साइन ऐसा रहता है और ये सीमांत उपयोगिता का लाइन जाता है। तो ध्यान रखिए कि जब आपका सीमांत उपयोगिता 0 होगा तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या होगा? हाईएस्ट पे होगा। और जैसे ही मार्जिन यूटिलिटी निगेटिव की ओर जाने लगेगा तो समझ लीजिए आपका टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, मार्जिन यूटिलिटी जब 0 है तो कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी सबसे अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 7, उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उदासीनता वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है? इनडिफरेंस कर्व ऐसा होता है। तो इनडिफरेंस कर्व है ना ऐसा होता है ओरिजिन के सॉरी आपका इनडिफरेंस कर्व जो है, इनडिफरेंस कर्व वो आपका कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होता है यानी ऐसा होता है आपका कॉन्वेक्स। तो कहता है उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। जी हाँ, उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक इसलिए होती है कि ये कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई को शो करता है। तो अगर आपका प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। फिर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। उदासीनता वक्र देखिए मूल बिंदु का क्या है? मूल बिंदु यहाँ है, उसके ओर क्या है? उत्तल है यानी कॉन्वेक्स है। तो ये भी सही है। उदासीनता को सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है यहाँ। जी हाँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना? तो ये भी सही है। सॉरी, सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो आपका ये जो घ है यानी डी नंबर है, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, ये गलत है। क्योंकि उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। वो इस प्रकार से बनता है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। ये कथन जो है वो असत्य है, इसलिए ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? पूरक वस्तु कौन होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जो एक दूसरे के बिना अधूरा है, जो एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो कार और पेट्रोल जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरा है ना? तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। चाय और कॉफी, लक्स, साबुन, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड है, यानी एक गुड्स के जगह पे दूसरा गुड्स इस्तेमाल होने वाला है। अगर चाय नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि चाय नहीं है तो कॉफी लोग नहीं पी सकते हैं। चाय नहीं है तभी कॉफी पियेंगे, कॉफी नहीं है तभी चाय पियेंगे। लेकिन कार और पेट्रोल एक ऐसा रिलेशन है कि कार है तो पेट्रोल का जरूरत है, पेट्रोल है तो
जो है कार चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो ये दूसरों का क्या है, ये एक पूरक वस्तु है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधन के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। पैमाने का प्रतिफल संबंध किस काल से है? पैमाने का प्रतिफल संबंध किस काल से है? दीर्घ काल से है। कौन से काल से? दीर्घ काल से है, यानी कि लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कौन सी किताब के बारे में पूछ रहा है? तो यहाँ पे इसका आंसर हिक्स है। इसका आंसर हिक्स है, ध्यान रखिएगा, इसको मॉडल में आप देख लीजिएगा। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? उसका इनफिनाइट होगा। क्या होगा? यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है तो उस वस्तु की मांग की कीमत का लोच मान क्या होगा? इनफिनाइट होगा। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पता है कि कॉस्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो आपको अगर एवरेज कॉस्ट निकालना है तो उसमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका सही है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ेगा तो एवरेज कहाँ से आ जाएगा? एवरेज निकालने के लिए एवरेज दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज और वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज दोनों को जोड़िएगा। फिक्स कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ घटता बढ़ता नहीं है, फिक्स रहता है, और वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने घटने पे खर्चा भी घटता बढ़ता है, उसका वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों का एवरेज जोड़ेंगे तो आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन साधन होते हैं? स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, दोनों। जी हाँ, दोनों। उत्पादन में अभी मैंने बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट भी लगता है और वेरिएबल कॉस्ट भी लगता है, दोनों लगता है, दोनों साधन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, AR प्रदर्शित किया जाता है। AR यानी एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी कि आप जो सेल करते हैं उस पर आप कितना कमाते हैं। तो देखो, अगर आप एक यूनिट्स का दाम 10 रुपया रखे और अगर आप 10 बेचते हैं यानी कि 100 रुपया कमाया। ठीक है, तो अगर 100 रुपया कमाया, अगर आपसे पूछे कि एक पेन में कितना कमाया तो आप क्या करेंगे? भैया 100 टोटल कमाए, 10 यूनिट पे बेचा, यानी एक यूनिट पे कितना कमाया? 10 रुपया। ये क्या हो गया? आपका एवरेज रेवेन्यू, यानी कि टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी। किस बाजार में AR का वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? ये याद रखिएगा, किसी बाजार में AR का वक्र एक्स अक्ष के समानांतर पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। किसका होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। एक्स अक्ष के समानांतर यानी कि ऐसा होता है, ऐसा एक्स अक्ष के समानांतर, तो ये आपका होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण प्रतियोगिता में AR तथा MR के बीच संबंध क्या बचा? दोनों इक्वल रहता है। दोनों क्या रहता है? इक्वल रहता है, यानी एवरेज रेवेन्यू तथा मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, समरूप उत्पाद किस बाजार की विशेषता है? समरूप उत्पाद यानी एक जैसा उत्पाद, वो कहाँ मिलता है? पूर्ण प्रतियोगिता में, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। कहाँ? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता? विभेदीकृत यानी कि किस बाजार की विशेषता है? तो एकाधिकार, मोनोपोली। मोनोपोली की विशेषता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? दूसरे स्तर पर जो है वो व्यापार उत्पादन करना चाहता है, प्रोडक्शन करना चाहता है। तो अब आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला सवाल है, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी? तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक ट्रिक दिया होगा कि ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा आपको डेप्रीसिएशन, और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो देखिए डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ भी है, बस यहाँ पे क्या है? नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है, तो ग्रॉस माइनस आपको माइनस डिप्रेशन कर दिया तो नेट आ जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन है? कहीं नहीं है, हाँ उसका उल्टा है। तो अगर आप नेट में नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डिप्रेशन करना पड़ेगा, तो प्लस डिप्रेशन किया तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? तो जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन। कभी आपको एनडीपी दे देगा और जीडीपी यहाँ ऑप्शन दे देगा तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन दिया रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? गेहूं यानी कि
वेट जो है वो कौन से सामान बनाने में एक इस्तेमाल किया जाता है ना, फाइनल गुड्स बनाने में। तो चपाती के लिए गेहूं इस्तेमाल किया जाता है, बिस्कुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से सभी यानी कि सभी चीजों में गेहूं का इस्तेमाल होगा एज ए इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो भी गुड्स इस्तेमाल होता है उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में संबंधित है? भैया यहाँ समंतिगत लिखा हुआ, यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र होगा। क्या होगा? समष्टि अर्थशास्त्र, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, क्योंकि माइक्रो में छोटे लेवल पे किया जाता है और मैक्रो में बड़े लेवल पे किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का यानी पूरे देश का आय का जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे मैं इसको पूरा नाम बता दूं। यहाँ पे बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नामक किताब की रचना किसने की? तो उसकी रचना किसने की है? कीन्स ने की है, J.M. कीन्स ने की है। किसने की है? J.M. कीन्स ने की है। कभी कभी ऑप्शन में J.N. कीन्स भी दे देगा, लेकिन आपको J.M. कीन्स मानना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा का आय की गणना की जा सकती है? मूल्य वृद्धि, आय विधि, व्यय विधि, इनमें से सभी। जी हाँ, नेशनल इनकम गणना करने का, कैलकुलेट करने का 3 मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा इनकम मेथड। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों हो जाएंगे इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? केंद्रीय बैंक यानी मेन बैंक किसी भी देश का। तो केंद्रीय बैंक, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो यहाँ पे कहता है कौन सा कार्य नहीं है? तो जनता से स्वीकार करना है उसका काम नहीं है, क्योंकि जनता से पैसा स्वीकार करना नॉर्मल बैंक का काम है, कमर्शियल बैंक का काम है, व्यापारिक बैंक का काम है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब का काम है। आरबीआई का काम जनता से नहीं लेना है, आरबीआई का काम बैंक से लेना है, सरकार से पैसा लेना है, सरकार का पैसा जमा करना है, बैंक को रेगुलेट करना है, ये सब काम है उसका। जनता से पैसा स्वीकार करना उसका काम नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जनता से जमा स्वीकार करना। भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन है? एक ही बैंक होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तरल मुद्रा यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में ही है, जिसे कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका सेविंग्स टू पब्लिक, है ना, जो पब्लिक के पास पैसा रखा हुआ है, फिर बैंक में जो है बैंक डिपॉजिट है, ये सब डिमांड डिपॉजिट है, ये सब जो है आपका क्या है? एक लिक्विड फॉर्म, यानी सबसे जो क्या बोल सकते हैं, तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकते हैं, वो तरल मुद्रा कहलाती है, यानी M1 जो है वो तरल मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका MPC प्लस MPS इक्वल टू हमेशा होता है 1 के बराबर। क्या होता है? 1 के बराबर। क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा MPC इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा M माइनस MPS, ठीक है। और अगर MPS पूछ देगा क्या होगा, तो यहाँ दे देगा M माइनस MPC। यहाँ देखिए MPC यानी MPC और MPS का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एक पर्सन जो कमाता है तो उसका कमाई जब बढ़ेगा तो उस जितना कमाई बढ़ेगा उसमें से वो कितना खर्चा करेगा और कितना वो सेव करेगा, उन दोनों को जब आप सम करेंगे तो आप उसको एक के बराबर आएगा। तो अगर आप जो खर्चा कर रहे हैं, अगर आपको सेविंग निकालना है तो आप 1 में से सेविंग को माइनस कर दीजिए, और अगर आपको सेविंग निकालना है तो खर्चे को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 3 MCQ आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPC 0.2 है, MPC 0.2 है तो गुणांक का मान क्या हो? गुणांक यानी मल्टीप्लायर, गुणांक यानी मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर का भी यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं, मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 बाई MPS या फिर 1 बाई 1 माइनस MPC। तो 1 माइनस MPC MPS वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर उसको पुट करते हैं तो K इक्वल टू हो जाता है 1 बाई MPS, यानी कि 1 बाई, अगर 0.2 MPC है तो MPS निकाल लीजिए, तो 1 माइनस 0.2 यानी क्या हो जाएगा? 0.8। अब इसको कैंसिल करिए तो 10 बाई 8 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 5/4, यानी 1.25 आंसर। तो 1.25 आंसर। तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन अच्छा से कर लीजिएगा, आपके 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दे सकता है ना। निम्न में से प्रत्यक्ष कर एक उदाहरण कौन सा नहीं?
निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष कर वो कर जो आप अपना दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे अपनी संपत्ति का कर, अपने आय कर, अपने घर का, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब आप दूसरों पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दूसरों पर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं है। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर क्या कहता है? राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर को कहा जाता है राजस्व घाटा, ना कि व्यापार घाटा। ये थोड़ा सा गलत जो है ये हाईलाइट हो गया है, तो इसका आंसर होगा राजस्व घाटा, है ना। राजस्व व्यय यानी कि आपका क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है और रिसीव किया जाता है, उससे जो घाटा होता है वो राजस्व घाटा कहलाता है। पेंशन एवं रोजगार भत्ते हैं। पेंशन एवं रोजगार भत्ते हस्तांतरण आय, हस्तांतरण यानी ट्रांसफर इनकम है। कौन सा इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। क्यों कहा जा रहा है इसको ट्रांसफर इनकम? क्योंकि गवर्नमेंट एक बार जब पेंशन दे देगी, रोजगार भत्ते दे देगी, तो वो वापस जो है वो गवर्नमेंट को कोई पब्लिक नहीं करेगा, तो वो पैसा जो बदले में बाद में नहीं लिया जाएगा उसको ट्रांसफर इनकम कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। एक देश में कितना केंद्रीय बैंक होता है? एक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है। भारत का कौन सा बैंक है केंद्रीय? मेन बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन मुद्रा के कार्य हैं? विनिमय का माध्यम, जी हाँ। मूल्य का मापक है, दोनों है। विनिमय का माध्यम यानी कि एक्सचेंज करने का जो है क्या है, अगर आपको कोई बिस्किट खरीदना है पैसा दीजिए बिस्किट लीजिए, कपड़े खरीदना है पैसा दीजिए बिस्किट लीजिए, यानी कि हम कोई भी चीज़ पैसे से एक्सचेंज कर सकते हैं और किसी भी गुड्स को सर्विसेज को वैल्यू कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसका दाम लगा सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत का वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया करता है। बाकी के सारे नोट कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक है ना। भारत बाकी के सारे नोट कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। लेकिन 1 रुपये का नोट कौन करता है? वो भारत का वित्त मंत्रालय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? वो है आपका उपहार कर, क्योंकि बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स, रोजगार कर एम्प्लॉयमेंट टैक्स, उत्पादन कर यानी कि प्रोडक्शन टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये सारे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं। उपहार कर जो है यानी गिफ्ट टैक्स जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है। गुणक किसके बराबर होता है? गुणक जो होता है वो विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन, है ना। विनियोग के परिवर्तन के स्वरूप परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर आप जो है इनकम जनरेट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो इनकम में चेंज होने, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में क्या चेंज होता है, इसमें परिवर्तन, इस परिवर्तन को दिखाता है, गुणक के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 1 रुपये के नोट के अलावा नोट कौन जारी करता है? मैंने ही बताया था, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। लास्ट सवाल, सेट 2 का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारतीय स्टेट बैंक के कार्य हैं? जनता से पैसा स्वीकार करना, जी हाँ। जनता को ऋण देना, जी हाँ, है ना। जनता से पैसा स्वीकार करना उनका काम है और जनता को जरूरत पड़ने पर ऋण देना उनका काम है। तो भारतीय स्टेट बैंक एक कमर्शियल बैंक है जिनका काम पैसा लेना और लोगों को रोज ऋण लोन देना होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो ये आपका सेट 2 कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी डाउट रहे इस सेट में तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और जो है आपका कुछ ही देर में आपका सेट 3 भी जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, फॉरवर्ड कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी परेशानी है सो कमेंट कीजिए और लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।